हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है जलवायु। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जलवायु क्या होती है, जलवायु का निर्धारण कौन कौन से तत्व करते हैं और किसी देश की जलवायु कैसी है, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इसी बुक के 3 चैप्टर पहले कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने थ्योरी वाली प्लेलिस्ट की और एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है। आप उन दोनों लिंक पर क्लिक कर अगर आपको थ्योरी देखनी है तो थ्योरी देख सकते हैं और एमसीक्यू देखनी है तो एमसीक्यू देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है 6th, 7th और 8th क्लास की, अगर आपको ये सब भी देखनी है तो आप मेरा चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जलवायु जानने से पहले मौसम के बारे में। मौसम क्या होता है? देखो, आपने सुना होगा कि सर्दी का मौसम आ रहा है या गर्मी का मौसम आया है या फिर आगे अब बरसात का मौसम आने वाला है। इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी बरसात के मौसम के बारे में। तो मौसम क्या होता है? मौसम होता है, देखिए उसकी एक परिभाषा मैंने लिख रखी है, वायुमंडल की अल्पकालीन स्थितियों को दर्शाता है। यानी कि वायुमंडल में जो कुछ समय के लिए चीजें घटित हो रही है उनको दर्शाता है। ठीक है, इसलिए जो हम मेनली जो भारत में हम मानते हैं कि मौसम जो होते हैं वो 3 होते हैं भारत में। कौन कौन से होते हैं? एक आपका ग्रीष्म ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है और आपकी होती है वर्षा ऋतु। ठीक है, ये 3 ऋतुएं होती हैं भारत में। तो जो मौसम होता है वो अल्पकाल के लिए होता है। अगर हम दीर्घ काल की बात करें 30-40 वर्ष पहले की, ठीक है, कम से कम इतने वर्ष पहले की का हम अगर औसत निकालें, तो जब हम औसत निकालेंगे तो हम डिसाइड करेंगे कि इस देश की जलवायु ऐसी है या फिर इस स्थान की जलवायु ऐसी है। कम से कम 30-40 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, 30-40 वर्ष में ये एनालाइज किया जाता है कि इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। अब देखो, क्लाइमेट चेंज होता रहता है, यानी कि जलवायु जो है वो चेंज होती रहती है ना। धीरे मतलब इसका जो इफेक्ट है वो बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे अभी मैं आपको हाल फिलहाल की घटना बताती हूँ कि जब आप छोटे होगे तो आपको इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती होगी, लेकिन जैसे जैसे हर साल गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पहले 45-46 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर माना जाता था और आजकल जो टेम्परेचर है गर्मियों में वो 50 तक पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, गर्मी बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है, ये एक तरह से जलवायु जो है वो चेंज होती जा रही है। और इस जलवायु के चेंज होने की वजह से ही क्या हो रहा है, गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ रही है, सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ रही है और बारिश भी हिसाब से ज़्यादा हो रही है। आजकल बहुत ज़्यादा बाढ़ की खबरें आ रही हैं। आपको पता ही है, हाल फिलहाल में अब बारिश हो रही है, बारिश का महीना है ये, है ना। जुलाई और अगस्त जो है इसमें बारिश होती है अच्छे से। इस बार बारिश थोड़ी लेट आई है क्योंकि अब इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मानसून कब आता है, यानी कि कब से कब तक बारिश का महीना होता है, किस तरह से होता है, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि जलवायु क्या है। अब देखो, जब हमने शॉर्ट टर्म में देखना है तो हम बात करेंगे मौसम की। ठीक है, मौसम क्या है कि एक टाइम लिमिट है उसकी, कुछ महीनों का के हिसाब से आंका जाता है मौसम। ठीक है, कुछ समय के निर्धारित समय के हिसाब से एक निर्धारित क्षेत्र का आंका जाता है। मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, अभी आपका चल रहा है बारिश का मौसम। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, सर्दी का मौसम। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि अब सर्दी की जलवायु चल रही है, अब गर्मी सॉरी अब बारिश की जलवायु चल रही है और आने वाली जो जलवायु है वो आपकी सर्दियों की जलवायु है। ऐसे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मौसम, क्योंकि थोड़े से समय की अगर बात कर रहे हैं, अल्पकाल की अगर बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे मौसम की। अगर हम 30-40 वर्षों का आकलन करें तो हम बात करेंगे जलवायु की। ठीक है, अब देखिए किसी भी जलवायु में, अब आपको समझ में आ गया ना मौसम में और जलवायु में क्या डिफरेंस होता है। लॉन्ग टर्म में जलवायु बोलेंगे, शॉर्ट टर्म में मौसम बोलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है। अब देखो, जलवायु को कौन कौन से तत्व डिसाइड करते हैं। पहले हम सारी चीजों को बोर्ड पर समझेंगे, उसके बाद हम स्क्रीन पे आपकी बुक देखेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि ये 2-4 हेडिंग या पॉइंट में समझा के आपको निकल जाऊंगी, ऐसा नहीं है। ये कुछ मेन चीजें हैं जो आपको बुक में नहीं समझ में आएंगी, स्क्रीन पर नहीं समझ में आएंगी, तो इसलिए मैं इनको बोर्ड पर करा रही हूँ। इन सारी चीजों को समझने के बाद हम स्क्रीन पर आपकी पूरी बुक को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड देखेंगे। आपको पता ही है, अगर आप मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं तो मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ। पहले आपको बोर्ड पर सारी चीज़ों को क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद मैं स्क्रीन पर आपको अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। जिन लोगों को किताब में ही पढ़ना होता है वो लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। 5 मिनट लगेंगे ये सब समझाने में, फिर मैं आपको स्क्रीन पर बुक पढ़ाऊंगी। अब देखो, जलवायु नेक्स्ट हेडिंग है। जलवायु के बाद में जलवायवीय नियंत्रण। देखो, जलवायवीय नियंत्रण क्या होता है, यानी कि जलवायु को कौन कौन से तत्व जो है वो नियंत्रित करते हैं। अब देखिए कौन से तत्व नियंत्रण करते हैं। वायुदाब। देखो, वायुदाब हमने पढ़ा था 7th क्लास में। वायुदाब क्या होता है,
जो पवनें होती हैं, पवनें क्या पवनों की जो बहने की दिशा होती है वो कैसी होती है, निम्न वायुदाब से, सॉरी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती हैं। अब देखो आप जानेंगे कि निम्न वायुदाब क्या होता है। निम्न वायुदाब होता है जब गर्मी पड़ रही होती है, ठीक है, यानी कि हवाएं जो होती हैं वो हल्की होती हैं और नमी भरी होती है ना। अब जैसे भारत में अगर हम जून की बात करें तो कौन सा वो कौन सा वायुदाब था, वो निम्न वायुदाब था, क्योंकि जो गर्मी पड़ रही थी, ठीक है, और जब गर्मी में गर्म हवाएं होती हैं तो उनको क्या हम बोलेंगे, निम्न वायुदाब, ठीक है। और वहीं जब जो हवाएं हैं वो ठंडी होती हैं, संगन होती हैं, तो हम उसको बोलेंगे उच्च वायुदाब, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना, निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब का क्या मतलब होता है। जो निम्न वायुदाब होता है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको भूमध्य रेखा के आसपास मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो हमेशा इस पर लंबवत रहती हैं, यानी कि सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र है उनकी जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय होगी। उष्णकटिबंधीय का मतलब है कि वहां पर वर्ष भर गर्मी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा वायुदाब रहेगा, निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब का मतलब होता है वो क्षेत्र जो है वो गर्म है, ठीक है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, वहां पर क्या बनेगा, निम्न वायुदाब। अगर हम ऊपर की बात करें, नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की, यानी कि उत्तरी अक्षांश की और दक्षिणी अक्षांश की बात करें, तो यहाँ पर हमेशा उच्च वायुदाब रहता है। उसके मेन कारण ये है कि सूर्य की किरणें ना तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंच पाती हैं ना दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच पाती हैं। तो दोनों ही ध्रुव पर जब वो नहीं पहुंच पाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर वर्ष भर ठंडी रहती है, ठंड पड़ती है, और जो हवाएं होती हैं वो ठंडी होती हैं। और ठंडी हवाएं कैसी होती हैं, संघन होती हैं, ठीक है। और उनकी प्रकृति क्या होती है, जो ठंडी हवाएं होती हैं वो उनका जो दाब होता है वो ज्यादा होता है और वो नीचे नीचे तैरती हैं, ठीक है। लेकिन जो उच्च वायु दाब वाली पवनें होती हैं वो हल्की होती हैं और ऊंचाई पर रहती है, ठीक है। अब देखो जो बारिश होती है वो इन्हीं वजह से होती है, निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम ये अच्छे से डिस्कस करेंगे, जब हम मानसून की बात करेंगे तो और भी मैं डिटेल में आपको समझा दूंगी। तो आपको वायुदाब समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अक्षांश। किसी भी देश की जलवायु कैसी है ये किस पर डिपेंड करेगा, ये अक्षांश पर डिपेंड करेगा कि वो देश कौन से अक्षांश पर है। अब देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि ये भूमध्य रेखा है और इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ सारे में ये गर्म रहेगा, ठीक है। अब ये गर्म रहेगा तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, उष्णकटिबंधीय होगी, ठीक है। मतलब बरस भर पूरी साल यहाँ पर क्या रहती है, गर्मी रहती है, ठीक है। अब हमारा जो भारत है, देखो ये कहाँ है, ये भूमध्य रेखा से ऊपर है, ठीक है, भूमध्य रेखा से ऊपर है। और आपकी जो कर्क रेखा है, देखो ये वाली है कर्क रेखा, कर्क रेखा इसके बीचों बीच से गुजरी है। तो भारत का जो दक्षिण भारत है वो कैसा है, उष्णकटिबंधीय है ना, क्योंकि भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के दोनों के बीच में है। आपको पता ही है उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो आपका कर्क रेखा से, ठीक है, मकर रेखा के बीच का जो स्थान है वो कैसा होता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यानी कि यहाँ पर वर्ष भर जो होता है मौसम वो गर्म रहता है, ठीक है, उमस वाला मौसम होता है, बारिश वाला मौसम रहता है, ठीक है। इस तरह का जो मौसम होता है उसको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, है ना। तो यहाँ तो हमारे भारत का जो दक्षिण भारत है वो कैसा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे ऊंचाई। तो जलवायु को और कौन सी चीज प्रभावित करती है, जलवायु को प्रभावित करती है ऊंचाई, ठीक है। अब देखो समुद्र तल से कोई स्थान जितना ऊंचा होगा उसकी जो जितनी हाइट होगी वो जो स्थान होगा वो उतना ही ठंडा होगा। अगर हम समुद्र तल की बात करें तो समुद्र तल पर जो भी है, जो भी स्थान है उसका टेम्परेचर समुद्र तल के टेम्परेचर के बराबर रहेगा, ठीक है। और सबसे पहले तो यही इफेक्ट डालेगा, समुद्र तल का भी होना जरूरी है और इसका भी होना जरूरी है कि सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में बिल्कुल हमेशा पड़ती हैं। अब हम भारत की जलवायु की बात कर रहे थे, तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है, और देखो शीतोष्ण कटिबंधीय भी है, क्योंकि आपको पता है कि कर्क रेखा से ऊपर वाले जो स्थान है, और ये आपका 66.5 डिग्री जो रेखा है, ये वाली जो 66.5 डिग्री रेखा है, ये वाला जो स्थान है नॉर्थ में और साउथ में, यानी कि उत्तर में और दक्षिण में, ये दोनों जो स्थान है इधर भी और इधर भी, यहाँ पर कैसी जलवायु रहती है, यहाँ पर रहती है शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, शीत कटिबंध है, ठीक है। तो हमारा भारत किस में आ रहा है, देखो उष्ण कटिबंध में भी आ रहा है और शीतोष्ण कटिबंध में भी आ रहा है, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर वाले में क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध, और एक कटिबंध और होता है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध कहाँ होता है, जहाँ शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध दोनों कटिबंध मिल रहे होते हैं, यानी कि उस एरिया में कुछ खूबियां
उष्ण कटिबंध की मिलेंगी और कुछ खूबियां आपकी शीतोष्ण कटिबंध की मिलेंगी। तो वो एरिया कहाँ आएगा आपका, उपोष्ण कटिबंध में आएगा। अब देखो भारत के कौन कौन से इलाके आ रहे हैं इसमें उपोष्ण कटिबंध में, मेनली आपका यूपी आएगा, ठीक है, मेन यूपी है, बिहार है, बिहार के कुछ इलाके हैं, सिक्किम है, ये जो सारी जगह है, आपका हिमाचल प्रदेश है, वो पंजाब है ना, तो ये जो आएंगे ये उपोष्ण कटिबंध के में आएंगे, ठीक है। अब आपने जान लिया कि भारत की जलवायु कैसी है। आप क्वेश्चन मिस मत करना, टीजीटी में भी पूछा गया था, टेट एग्जाम में भी मैंने देखा था। भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, तीनों है। हम बात कर रहे थे ऊंचाई की। अब देखो ऊंचाई का क्या मतलब है, जो समुद्र तल के बराबर का जगह होगी, स्थान होगा, उसकी जो जलवायु होगी वो किस पर डिपेंड करेगी कि सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही हैं। अगर इस बीच में हो गई तो जलवायु वहां का स्थान का टेम्परेचर कैसा होगा, गर्म होगा। इधर होगा तो थोड़ी ठंडक सी होगी, ठीक है। अगर ऊपर का होगा तो वो होगा बिल्कुल ठंडा होगा। बिल्कुल ठंडे से मतलब है बर्फ जमी होगी। अब देखिए, अगर हम बात करें किसी भी प्रदेश की, जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या होता है, खूब गर्मी पड़ती है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, जो पहाड़ हैं, जैसे अरावली की पहाड़ियां हैं, विंध्या की पहाड़ियां, तो उन पहाड़ियों में ठंड पड़ती है ना, क्योंकि वो समुद्र तल से ऊंचा है, ठीक है। अगर हमारा ये हिमालय नहीं होता तो यहाँ पर इतनी सर्दी नहीं पड़ती, ठीक है। कहाँ पर नहीं पड़ती, आपके जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती, आपके ये जो उत्तराखंड है, आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, इन सब में इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती। क्यों पड़ती है इन सब में ठंड, क्योंकि ये समुद्र तल से काफी ऊंची है, ठीक है। तो जितना भी ऊंचाई पर आप जाएंगे उसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जो ठंड मतलब टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है। तो ऊंचाई पे जाते रहेंगे तो टेम्परेचर क्या है, घटता रहेगा। इसीलिए जो नदियां हैं वो पहाड़ों से निकलती हैं, ठीक है, पठारों से निकलती हैं। उसका मेन वजह क्या है कि जितनी भी ऊंचाई पे जाते हैं वहां पर क्या होता है, मौसम ठंडा होता है, ठीक है, और जो जलवाष्प उड़ के आता है वो वहां पर बर्फ के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना कि जलवायु को कौन कौन सी चीज डिसाइड करती है। पहली बात तो वायुदाब, मैंने आपको बता दिया वायुदाब क्या होता है, अक्षांश मैंने आपको बता दिया, ऊंचाई मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं पवन तंत्र। तो किस देश के आसपास कौन सा तंत्र है पवन का, वो उसको प्रभावित करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ये जो पवने होती हैं ये सब उनको जो होता ये सब जो पवने होती हैं ये प्रभावित करती हैं जलवायु को, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्र तल से दूरी, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है आपका महासागरीय धाराएं। अब देखो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, देखो ये जितना भी नीला नीला दिख रहा है आपको मैप में, ये सब क्या है, महासागर है, ठीक है। कोई कोई सा सागर है, अब देखते हैं कौन कौन सा सागर है। देखो इधर और इधर कौन सा है, प्रशांत महासागर, क्योंकि ये दुनिया गोल है, ठीक है। तो इसको इस तरह से चैप्टर करके दिखाया गया है। तो ये जो अगर हम इसको पीछे से ऐसे जोड़ देंगे तो ये जो सागर है सबसे बड़ा, ये है प्रशांत महासागर। बीच वाला जो है जो एस आकार का है, ये है आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है। और ऊपर में आपका आर्कटिक महासागर है, और नीचे आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये आपका इंडियन ओशन है, यानी कि हिंद महासागर है, ठीक है। अब देखिए हम जलधाराओं की बात कर रहे हैं कि जलधारा कैसे डिसाइड करती है। अब जहाँ जो इक्वेटर के आसपास वाला जो समुद्र है उसका पानी हमेशा कैसा रहेगा, गर्म रहेगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, जल को गर्म कर रहा है। तो यहाँ पर जो जलधाराएं चलेंगी, जितनी भी जलधाराएं चलेंगी इक्वेटर के आसपास, तो वो कैसी चलेंगी, वो आपकी चलेंगी गर्म जलधाराएं, ठीक है। अब जैसे यहाँ से जो जलधाराएं चलेंगी वो कैसी चलेंगी, गर्म जलधाराएं, ठीक है, क्योंकि जल थोड़ा बहुत तो मूवमेंट करता है ना, तो यहाँ से चलेंगी गर्म जलधाराएं। जबकि अगर हम ऊपर से बात करें तो यहाँ से चलेंगी ठंडी जलधाराएं, ठीक है। इस तरह से चल रही है ये जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, ठीक है। ये जो है यहाँ पर लैम्बिडोल चलती है, और यहाँ पर वो चलती है लैम्बिडोल, और कुछ उसका नाम याद नहीं आ रहा है, कई जगह उसका जिक्र है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो आपकी भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ चलती है। तो गल्फ स्ट्रीम कैसी होती है, गर्म होती है। लैम्बिडोल कैसी होती है, ठंडी होती है। तो अगर इधर से आ रही है तो ठंडी जलधाराएं चलेंगी, इधर से आ रही है तो गर्म जलधाराएं चलेंगी, ठीक है। तो ये किससे डिसाइड होता है, भूमध्य रेखा से डिसाइड करते हैं। अब देखिए जहां पर ठंडी जलधाराएं चलेंगी वहां की जलवायु कैसी होगी, ठंडी होगी। जहां पर गर्म जलधाराएं चलेंगी वहां की जलवायु कैसी होगी, गर्म होगी, ठीक है। अब देखिए ये यूरोप जो है वो ठंडा है, क्यों है, क्योंकि लैम्बिडोर जो जलधाराएं है, यहाँ पर जो जलधाराएं चल रही है वो ठंडी चल रही है, और कैसी चल रही है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चल रही है। तो आपको समझ में आ गया ना कि कौन कौन सी चीज डिसाइड करती है कि किसी स्थान की जलवायु कैसी होगी, ठीक है। पहले उसका अक्षांश डिसाइड करता है,
देशांतर नहीं करता है कभी भी, ध्यान रखना। कभी आप ऑप्शन में देशांतर आएगा और आप उस पर भी टिक कर दो, देशांतर नहीं करता है। देशांतर का यूज केवल और केवल टाइम के लिए होता है, ठीक है, केवल और केवल टाइम के लिए होता है, ना कि जलवायु के अध्ययन के लिए होता है। देशांतर जो रेखाएं होती हैं इस तरह की, उनका अनुमान जो लगाया जाता है वो किसके लिए लगाया जाता है, टाइम के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। और ये भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, ये अक्षांश है, ऊंचाई है, ये ऋतु है, ये सब हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे स्क्रीन पर। तो आइए हम अपनी स्क्रीन पर स्टार्ट कर लेते हैं इन सारी चीजों को। हाँ, तो हमने अभी बोर्ड पर देखा जलवायु के विषय में, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो की है मैंने। अब हम देखेंगे जलवायु के विषय में कि आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा है। आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारी देश की स्थल आकृति और अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्व होते हैं। यानी कि अगर हमें जानना है कि कोई देश की प्रकृति कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, तो उसके लिए मेनली क्या होता है, हमें 3 चीजों को जानना होता है। देखो, पहला होता है इसमें, एक मिनट, हाँ, इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा स्थलाकृतियां, दूसरे में हमने पढ़ा अपवाह, और तीसरा हम क्या जानेंगे, वायुमंडल के बारे में जानेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे देश की जो वो है जलवायु, वो किस तरह की है, ठीक है। हम दिसंबर में उनके कपड़े क्यों पहनते हैं, ये सारी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, ताकि जो बच्चे हैं जो इस बुक को पढ़ रहे हैं, उनमें ये जिज्ञासा आए जानने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय यानी कि 30 से अधिक वर्ष में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाती है। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं कि कुछ महीनों के लिए ये मौसम आ रहा है, कुछ महीनों के लिए वो मौसम आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम मौसम बोलेंगे। कुछ टाइम पीरियड में जो चीजें चल रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, ये सब क्या है, मौसम है, शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि कम समय के लिए। और अगर हम 30-40 वर्षों के बारे में देखें कि 30-40 वर्षों में इस देश की जलवायु कैसी थी, इस देश का मौसम कैसा था, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे, ठीक है। और जो जलवायु है वो थोड़े थोड़े समय में क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, यानी कि 100 एक साल में जलवायु में क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम क्या बताता है कि इस क्षेत्र का जो वायुमंडल है, देखो वायुमंडल की वजह से तो गर्मी और सर्दी ये सारी चीजें होती है, तो वो बताता है कि इस समय विशेष में इस क्षेत्र में ये मौसम हो रहा है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन आर्द्रता तथा वर्षा एक ही होते हैं। यानी कि ये सारी चीजों से पता चलता है कि वहां का मौसम या जलवायु कैसी है, ठीक है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही बदलती है। देखो एक दिन में कैसे बदलती है, जैसे सुबह को धूप निकली है ना, सुबह को धूप निकली है, दोपहर में क्या हुआ, बादल घेरा गए, और 2-3 बजे बारिश हो गई, और शाम को जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो गया, ठीक है। ना बारिश है और ना गर्मी है, तो एक दिन में भी कई बार जो मौसम है वो चेंज होता है। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह या महीनों तक वायुमंडल अवस्थाएं लगभग एक समान ही रहती है। जैसे 4 महीने हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, 4 महीने सर्दी पड़ती है, और 4 महीने की बारिश होती है। तो इस तरह की वायुमंडलीय अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बोला है। जैसे दिन गर्म या रात ठंडी हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ, आर्द्र या शुष्क मौसम, इस तरह की चीजें होती हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है? मैंने अभी आपको बताया भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, तीनों है। तीनों खूबियां इसमें पाई जाती हैं, और अलग अलग एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। यानी कि ऋतुओं में जब वायु में परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। ऋतु का परिवर्तन का मतलब है कि देखो अभी हम इसमें पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि सर्दियों में जो वायु चलती है वो स्थल से, ठीक है, स्थल से समुद्र की तरफ चलती है, और गर्मियों में वायु कैसे चलती है, समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो ये जो डायरेक्शन चेंज कर रही है वायु, इसको ही क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलते हैं मानसून, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में
इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका सामान्य प्रतिरूप में लगभग एकता रूपी होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। ठीक है, क्यों है? देखो, कहीं तो हमारे यहाँ पूरी वर्ष भर क्या होती है, बारिश होती है, जैसे मानसिंह नाम है, चेरापूंजी है, ठीक है, वहाँ ज्यादातर समय में क्या होती है, बारिश होती है। और कहीं कहीं बिल्कुल ठंड रहती है, जैसे हिमालय में अगर आप जाएंगे, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पूरी साल ठंड रहती है। और कहीं कहीं बिल्कुल गर्मी रहती है। अगर आप केरल की बात करें, मुंबई की बात करें, तो कैसा रहता है टेम्परेचर? ठीक ठाक रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो जो स्थान है उसके हिसाब से क्या होता है, मौसम या जलवायु चेंज हो जाती है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल के कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री से तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव का जो तापमान है उसी समय कितने डिग्री होता है, 20 डिग्री होता है। ठीक है, सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री होता है, और जबकि तिरुवनंतपुरम में जो टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री होता है। अब देखिए, एक ही देश के दो क्षेत्र हैं और दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। एक का -45, ठीक है, यानी कि बर्फ अ, इतनी मात्रा में पड़ रही है कि अगर आपका कोई भी अंग खुला रह गया, यानी आपने ग्लव्स नहीं पहने, सॉक्स नहीं पहने, या आपकी गर्दन का कुछ अंग ऐसे ही खुला छूट गया, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, पूरी तरह से खराब हो जाएगा हमेशा के लिए। तो इतनी वहां पर ठंड है, वहां पर द्रास में। जबकि तिरुवनंतपुरम में जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री के आसपास रहता है। अब देखो, सर्दियों में भी 20 डिग्री रह रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है, क्योंकि वहाँ की जो दक्षिण भारत है उसकी जो जलवायु, ये दक्षिण भारत का एक स्थान है, ठीक है, तो वहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। तो वहाँ पूरे वर्ष भर क्या होता है, मौसम गर्म होता है। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन का टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर होता है, जैसे थार का मरुस्थल है। अब देखो, मरुस्थल कैसा होता है, रेत होता है, उसमें नमी नहीं होती है, ना तो वहाँ की जलवायु में ना वहाँ की मिट्टी में। ठीक है, वहाँ के वातावरण में नमी होती नहीं है, यानी पानी होता नहीं है। तो इसलिए वो किस में हम उसको काउंट करते हैं, रेगिस्तान में या मरुस्थल में काउंट करते हैं। अब देखो, वहां पर क्या होता है कि दिन के समय क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है 50 डिग्री हो जाता है। 50 डिग्री कैसे हो जाता है कि जो रेत है वो बहुत जल्दी ही गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो 12 बजे तक रेत गर्म हो जाएगा और 2 बजे तक वहां का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह जो रात है, अब रात में सूर्य का प्रकाश आ नहीं रहा है, तो रेत ठंडा होना शुरू हो जाएगा। और ठंडा, जब रेत वहां का ठंडा होगा, तो रात में कितना तक टेम्परेचर हो जाएगा, 15 डिग्री तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है तापमान का, ये किसकी वजह से है, वहां पर मरुस्थल की वजह से है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का जो टेम्परेचर है वो लगभग समान होता है, क्योंकि वो केरल है या अंडमान निकोबार का जो टेम्परेचर है वो इसलिए समान रहता है क्योंकि वो किसके किनारे है, वो आपके समुद्र के किनारे है। ठीक है, और समुद्र का जो पानी है ना कभी बहुत ज्यादा गर्म होता है ना कभी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, वो कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब वर्षण की ओर देखें। वर्षा यानी वर्षा के बारे में बात कर रहे हैं। ये वर्षा के रूप में तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतुओं के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। अब देखो, सर्दी और हमने गर्मी का देख लिया, ऊपर हमने सर्दी का देखा, नीचे हमने गर्मी का देखा। अब हम देख रहे हैं कि वर्षा में किस तरह से अलग अलग स्थानों का जो टेम्परेचर होता है वो भिन्न भिन्न होता है। कैसे होता है, देखिए, हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होती है, यानी कि वहां कभी भी पानी वाली वर्षा नहीं होती है। हिमालय में कैसी वर्षा होती है, बर्फ की वर्षा होती है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर इतना कम होता है कि जो पानी है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, जम जाता है। तो बारिश जो होती है वो किसके रूप में होती है, बर्फ के रूप में होती है। जबकि हमारे यहाँ दिल्ली के आसपास के इलाकों में, यूपी में, बिहार में कैसी होती है, पानी के रूप में होती है। और थोड़ी सर्दियां ज्यादा हो जाए तो ओले पड़ने लगते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम बर्फबारी नहीं बोलेंगे। ओले जो होते हैं वो कुछ समय के लिए पड़ते हैं, ठीक है, 5-10 मिनट के लिए, इससे ज्यादा ओले नहीं बरसते हैं। और ओलों के साथ भी कुछ मोटी बूंदें होती हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, बिल्कुल एक सफेद चादर की तरह बिछ जाती है वो। ठीक है, अगर कभी आपने बर्फबारी देखी होगी तो ऐसा लगता है कि ऊपर से कोई कॉटन जैसा झड़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। बस हिमालय में ही बर्फबारी होती है, बाकी शेष में क्या होता है, बारिश के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नताएं मेघालय में कितनी होती है, देखो 400 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि आपको पता है मेघालय में जो स्थान है चेरापूंजी, वहां वो पहले विश्व का सबसे नंबर 1 पे था, जो वर्षा वाले क्षेत्र है। और अब जो है वो मानसिंह राम है। और ये दोनों ही जगह कैसी है, ये दोनों ही जगह आपकी मेघालय में है। ठीक है,
तो 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। देखो लद्दाख में भी बहुत कम बारिश होती है, 10 सेंटीमीटर ही होती है, और आपके राजस्थान में, क्योंकि लद्दाख में तो ठंडा रेगिस्तान है और राजस्थान में कैसा है, गर्म रेगिस्तान है। नेक्स्ट देखते हैं, देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक बारिश होती है। ठीक है, मानसून का प्रारंभ कब होता है हमारे देश में? 1 जून को केरल के तट तक जो मानसूनी हवा है, मतलब नमी लेके आ रही है वो हिंद महासागर से, वो हवाएं कब एंटर करती है हमारे भारत में? 1 जून को करती है। ठीक है, और जो लौटते हुए मानसून का समय है वो सितंबर अक्टूबर है, तो सितंबर अक्टूबर में वो लौट जाती है। ठीक है, जून से सितंबर तक बारिश होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र तमिलनाडु के तट पर अधिकतर जो वर्षा होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। और तमिलनाडु के तट पर जो बारिश होती है वो कब होती है? लौटते हुए मानसून की वजह से होती है। ठीक है, ये सारी चीजें भी हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। तटीय क्षेत्र यानी कि समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं उसमें टेम्परेचर का जो अंतर है वो बहुत कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसम या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। आंतरिक भाग का मतलब है स्थल भाग। ठीक है, अब देखिए, एक मिनट, मैं भारत आपको मैप दिखाती हूँ। देखो ये हमारा भारत है, तो जो समुद्र के किनारे हैं, चाहे आपका गुजरात है, चाहे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, या पश्चिम बंगाल है, तो इन इन इनके आसपास, इस इन तटों के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको कैसा मिलेगा? समान टेम्परेचर मिलेगा। लेकिन वहीं हम अंदर भारत की बात करें, ठीक है, यूपी की, बिहार की, मध्य प्रदेश की, तो वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो ऋतुओं द्वारा प्रभावित होता है, और वहां के टेम्परेचर में काफी ज्यादा अंतर भी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक मिनट, अब ये बड़ा नहीं होगा। हाँ, तो हम यहाँ थे कि सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र के तापमान में अंतर कम होता है। आपको पता चल गया तटीय क्षेत्र कौन से होते हैं? जो समुद्र से लगे हुए होते हैं। देश के आंतरिक भागों में ये सारी हम चीजें हमने पढ़ ली थी। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घट जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार को दिखाती है। इन्होंने क्या बोला? उत्तरी मैदान में वर्षा की जो मात्रा है, देखो ध्यान देने वाली बात है, पूर्व से पश्चिम की ओर घट जाती है। अब देखो किस तरह से घटती है पूर्व से पश्चिम की ओर। एक मिनट, हम इसमें ही ना नीचे एक मैप निकालेंगे, तब हमें समझ में आएंगी चीजें कि किस तरह से है। देखो ये खुल गया आपका भारत। ये कह रहे हैं कि या इधर पूर्व में अधिक बारिश होती है और पश्चिम में बारिश कम होती है। ठीक है, इधर की तरफ बारिश जो है वो कम होती है, इधर ज्यादा होती है। आपको पता ही है मेघालय यहाँ है, ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। बिहार में, झारखंड में, इनमें बाढ़ भी आती है नदियों में। ठीक है, कभी कभी समुद्र से भी चक्रवात की वजह से ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो जैसे जैसे देखो बादल आए, कहाँ से आए? बंगाल की खाड़ी से आए। ठीक है, अब पानी लेके चल रहे हैं। अब बीच में थोड़ा थोड़ा गिराते हुए चलेंगे। ठीक है, इधर उधर गिराते हुए चलेंगे। अब इनका यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते, इन इन बादलों में जो जल होता है, इन हवाओं में जो जल होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसलिए जैसे जैसे बादल एंट्री करेंगे भारत में, तो इधर वो ज्यादा ज्यादा बारिश करते चलेंगे, इधर ज्यादा ज्यादा। फिर फिर उनका जो पानी है वो काफी ज्यादा मात्रा में आगे ही निकल जाएगा, तो वो पीछे की तरफ कैसा पानी हो जाएगा, उनकी उनके पास कम हो जाएगा। तो जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ जो होती है पानी की मात्रा, बारिश की मात्रा जो होती है वो घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ऊपर में इन्होंने क्या बोला है। अब देखिए इन्होंने बोला है, नेक्स्ट, राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी होती है, क्यों? देखो दीवार मोटी होती है, इसका मतलब ये होता है कि राजस्थान कैसा है, गर्म रेगिस्तान है, तो वहां के लोग अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए मोटी दीवार बनाते हैं, ताकि जो और मोटी दीवार बनाते हैं, और किससे बनाते हैं? मिट्टी की बनाते हैं, जिससे कि जो लू होती हैं, जो गर्म हवाएं होती हैं, वो दीवार को आर पार ना कर सके, या दीवार को जल्दी से गर्म ना कर सके, ताकि कमरे का जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी गर्म ना हो जाए। छत चपटी क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं कि वो चाहते हैं कि जो भी बारिश का पानी है उसे छत पर संचय कर लिया जाए, ताकि हम बाद में इसको रीयूज कर सकें। नेक्स्ट है, तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मंगलुरु में ढाल वाली छत क्यों बनाई जाती है? अब देखो गोवा वगैरह में ढाल वाली छत से मतलब है इस तरह की। ठीक है, इस तरह की जो छत होती है वो क्यों बनाई जाती है? आपने कभी बचपन में झोपड़ी बनाई होगी ना, एक्टिविटी में, स्कूल एक्टिविटी में, इस तरह की होती है। अब देखो इस तरह के का क्यों बनाया जाता है वहां पर, ये पूछ रहे हैं। इस तरह का इसलिए बनाया जाता है ताकि बारिश का पानी यहाँ पर रुके ना, क्योंकि पानी की कमी नहीं है, तो इनको रोकने की भी जरूरत नहीं है कि बारिश जो छत का पानी है उसको सिक्योर करके रखो, बाद में पीने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसी कोई समस्या इनके यहाँ है नहीं।
तो ये क्या करते हैं, इस तरह की छतें बनाते हैं ताकि जो बारिश का पानी है वो छत पर ना रुके और जो छत जो है वो कमजोर ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, असम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं। देखो इसलिए बनाए जाते हैं कि जो असम में क्या होता है, जो मौसम है उसमें आर्द्रता होती है। अब आपको पता है असम कहाँ है, हमारे पूर्वी छोर पर है। जब मानसून हमारे देश में एंटर करेगा तो क्या करेगा, बारिश करेगा। ठीक है, तो जो बारिश है सबसे ज्यादा कहाँ होती है, वो पूर्वी भारत में होती है। ठीक है, असम मेघालय में जो इन सब में होती है। तो और बहुत सारी नदियां भी निकली हुई हैं, तो क्या होता है जब बारिश आती है तो इन नदियों में बाढ़ आ जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, 8-10 फीट तक वो लगाते हैं बांस, क्योंकि बांस तो होते ही है वहां असम में खूब बड़ी मात्रा में। तो ये बांस के खंभों के ऊपर अपना घर बनाते हैं। पहला तो ये फायदा होता है कि अगर बाढ़ आएगी तो इनका कोई सामान खराब नहीं होगा। दूसरा इनका ये फायदा है कि क्योंकि मौसम में नमी रहती है हर समय, तो जो जंगली जीव हैं छोटे छोटे, जैसे सांप है या छिपकली है, इस तरह के जो जीव होते हैं वो यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं। तो वो बांस के खंभे पर चढ़ नहीं पाए, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बांस के खंभों के ऊपर घर बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जलवायवीय नियंत्रण। देखो ये हमने बहुत अच्छे से समझा है, आपको मैंने अभी बोर्ड पे पढ़ाया है, आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। ठीक है, इसमें यही बोला है कि किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 मुख्य कारक हैं। कौन कौन से अक्षांश हमने देखा था, लंबाई, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी और महासागरीय जलधाराएं तथा उच्चावच लक्षण। तो ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से देख ली थी, हम इनको बार बार नहीं देखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की जलवायु के बारे में। ठीक है, भारत की जलवायु को कौन कौन से जो तत्व हैं वो प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ये आप पढ़ लेना पहला, ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं पढ़ूंगी ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपको भी फिर बोरियत सी होने लगेगी। चलो इस वाले क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ आपको। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित है। इसका क्या कारण है कि जितने भी आपके महाद्वीप हैं, ये कह रहे हैं, देखो ये इनका क्या कहना है, ये कह रहे हैं कि जितने भी महाद्वीप हैं उनके जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब हो गया ये इक्वेटर हो गई, ये आपकी कर्क रेखा हो गई, सॉरी ऊपर हो गई कर्क रेखा थोड़ी सी, ये आपकी कर्क रेखा हो गई, और ये हो गई आपकी मकर रेखा। ठीक है, ये आपकी मकर रेखा हो गई, ये तीनों रेखाएं हो गई। ये कह रहे हैं कि ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इसमें जो महाद्वीप है उनके पूर्वी छोर पर नहीं है मरुस्थल, उनके दक्षिण सॉरी उनके पश्चिम छोर पर है। अब देखिए भारत में कहाँ है, इस छोर पर है मरुस्थल। ठीक है, किस छोर पर है, इस छोर पर। अफ्रीका में भी इधर नहीं है मरुस्थल, पूर्वी साइड नहीं है, किधर है, पश्चिमी साइड है। ठीक है, इधर की तरफ है जो सहारा रेगिस्तान है। तो हर महाद्वीप देखो, दक्षिण अमेरिका में कहा है, चिल्ली की साइड है। ठीक है, चिल्ली में है मरुस्थल। तो ये पूछ रहे हैं कि इधर साइड क्यों नहीं है, पूर्वी अफ्रीका में क्यों नहीं है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है मरुस्थल। देखो इस ऑस्ट्रेलिया का इतना सारा जो भाग है वो मरुस्थल का भाग है। ठीक है, बस इतने थोड़े से भाग में ही लोग रहते हैं वहां पर, ज्यादा भाग कैसा है, मरुस्थल है। वो पूछ रहे हैं कि पश्चिमी भाग में क्यों है मरुस्थल। ठीक है, हर देश के हमारे भी भारत जो है उसमें जो थार है वो पश्चिमी भाग पर ही है, इधर थोड़ी ना है। और अफ्रीका में भी यही है, दक्षिण अमेरिका में भी यही है। तो इस तरह के जो जितने भी वो हैं मरुस्थल, वो पश्चिमी घाट, पश्चिम की तरफ क्यों है, पूर्व की तरफ क्यों नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि जब मानसून एंटर करता है किसी भी महाद्वीप में, ठीक है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे हम एशिया की बात करें, चाहे हम दक्षिण अमेरिका की बात करें, चाहे हम अफ्रीका की बात करें, तो वो क्या करते हैं कि जैसे एंटर करते हैं, जहां भी एंटर करेंगे वहां पर ज्यादा बारिश कर देते हैं, और धीरे धीरे जब पवने अंदर महाद्वीप में घुसती हैं तो उनमें क्या होती है, नमी कम हो जाती है, पानी की क्षमता कम हो जाती है। तो जो पश्चिमी छोर है उस पर वो बारिश नहीं कर पाती है। चाहे हम थार की बात करें, चाहे हम अफ्रीका की बात करें, सहारा रेगिस्तान की बात करें, चाहे हम चिल्ली के रेगिस्तान की बात करें, और चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की रेगिस्तान की बात करें। क्योंकि जो जब हवाएं, जब मानसूनी हवाएं, यानी कि जब पानी लेकर हवाएं आ रही हैं बारिश करने के लिए, जब वो किसी भी महाद्वीप में एंटर करती हैं तो वो पूर्वी छोर पर ज्यादा बारिश कर देती हैं, पश्चिमी छोर पर बारिश कम हो पाती है, इसलिए वहां पर क्या होता है, रेगिस्तान होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, एक मिनट, नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो आपको पता चल गया है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कौन से कारक हैं जिनकी वजह से भारतीय जलवायु जो है वो प्रभावित होती है। पहला है आपका अक्षांश। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है।
जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, कर्क रेखा व्रत के उत्तर में स्थित शेष भाग को हम क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। इसलिए भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों विशेषताएं यहाँ भारत की जलवायु में पाई जाती हैं। ये हमने देख लिया था बहुत अच्छे से। नेक्स्ट हम देखेंगे ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग कितनी है, 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं कारणों से, पर्वतों के कारणों से इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। अब देखो ये क्या बोला है इतनी इतनी सारी देर में, मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इस मैप को अच्छे से साफ कर लेंगे, तब हम बताएंगे आपको क्या बोला इन्होंने। देखो इन्होंने बोला है कि ये क्या है, ये आपका हिमालय है। हिमालय की 3 श्रेणियां इस तरह से हैं, ठीक है, पहली, दूसरी और आपकी तीसरी श्रेणी, ठीक है। 3 श्रेणियां इस तरीके से है हिमालय की। अब क्या है कि जो मध्य एशिया है, यानी कि इससे ऊपर का जो एशिया है, उससे जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उनको ये पहाड़ियां रोक लेती हैं, तो वो अंदर भारत में एंट्री नहीं कर पाती हैं, यहीं से टकरा कर खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो अंदर भारत में एंट्री नहीं कर पाती हैं, उसकी वजह से हमारा जो भारत है उसकी जलवायु बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है। अगर ये जो पहाड़ है ये नहीं होते, ये हिमालय नहीं होता, तो क्या होता, हमारे देश की जो जलवायु है वो कैसी होती, ठंडी होती, जैसे कि उत्तरी एशिया की जलवायु है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए ये वर्ल्ड मैप स्क्रीन पर नहीं खुल पा रहा था, इसलिए मैं इस टॉपिक को बोर्ड पर समझाऊंगी अच्छे से। और ये साइड में मैंने यहाँ पर लगा दिया है आपको पीडीएफ इसकी, जो मैं पढ़ा रही हूँ पैरा, तो आप इस पीडीएफ में देख लेना, और मैं आपको बुक से लाइन टू लाइन पढ़ के इसको समझाती जाऊंगी, ठीक है। अब हम देखेंगे वायुदाब एवं पवने। वायुदाब के बारे में देखेंगे, वायुदाब क्या है, किस तरह से काम कर रहा है। तो हमने थोड़ी देर पहले देख लिया था, मैंने आपको पहले भी बोर्ड पर बताया था ना कि वायुदाब क्या होता है, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसमें लिखा है एनसीईआरटी में, भारत में जलवायु तथा मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायु मंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। पॉइंट है इसमें, वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचारण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो नेक्स्ट इसमें बोल रखा है, भारत उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, देखो भारत है यहाँ, और ये क्षेत्र कौन सा है, ये क्षेत्र वो है जहां पर व्यापारिक पवनें बहती हैं या चलती हैं, ठीक है। हमारा भारत जो है वो व्यापारिक पवनों के वाले स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है एनसीईआरटी, ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होती हैं। जो व्यापारिक पवनें हैं वो कहाँ, उपोष्ण कहाँ है, देखो ये हो गया उष्ण कटिबंध, ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। अब ये दोनों जहां मिल रहे हैं वो कौन सा एरिया होगा, उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। और हमारा भारत किस में आ रहा है, उपोष्ण कटिबंध में आ रहा है, ठीक है, किस में आ रहा है, उपोष्ण कटिबंध में आ रहा है। तो उपोष्ण कटिबंध जो है उसमें जब उच्च वायुदाब होता है, उच्च का मतलब है ठंडी हवाएं होती है ना उच्च वायुदाब वाली, और संघन हवाएं होती हैं। तो जब उच्च वायुदाब वाली जो हवाएं हैं, अब देखो वो चल रही हैं आपके इधर भारत में, ठीक है, इधर की तरफ, कहाँ, आपके यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इस वाले एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है, ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होती हैं। ये पवनें दक्षिण की ओर बहती हैं, दक्षिण की ओर बहती हैं मतलब ये पवनें इस तरह से चल रही हैं, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ बहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं, ये पवनें दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरोलिसिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विश्वत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर बहती हैं। अब आपको पता है ना कि निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र कहाँ है, भूमध्य रेखा के आसपास कौन सा क्षेत्र है, निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये उच्च वायुदाब से, ठीक है, ये उपोष्ण कटिबंध से यानी कि उच्च वायुदाब क्षेत्र से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, इधर की तरफ बह रही है, इनकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, ठीक है। अब देखो कोरोलिसिस बल क्या होता है, कोरोलिसिस बल के बारे में बताती हूँ, ये आया है इसमें बुक में और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको फेरेल का नियम भी बोलते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है, हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो उसके घूमन की वजह से जो पवने हैं, जो हवाएं हैं, जो पवने हैं, उनकी जो
गति है वो किस तरीके से है। मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब उसका उसका एक हाथ इधर है, दाहिना हाथ, और बायां हाथ उसका इधर है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर ऊपर यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर ऊपर इनकी जो चलने की जो दिशा होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह से होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो इनके चलने की दिशा होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। दोनों गोलार्ध में अलग अलग होती है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है इसकी वजह से। तो ये पवनें क्या है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तरफ चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ चलती हैं, ठीक है। आप अपने आप को या मुझे यहाँ पर रखकर देखिए, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरा ऊपर वाला हाथ इधर होगा और नीचे वाला हाथ इधर होगा। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर चलती हैं ये हवाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ चलती हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से जब ये भारत के आसपास चल रही हैं तो ये क्या कर रही हैं, ऊपर से नीचे की तरफ चल रही हैं, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही हैं। अब ये जो पवनें होती हैं, इन पवनों की खासियत ये है कि ये स्थलीय भाग में चलती हैं, ठीक है। अब स्थलीय भाग में कोई भी पवन चल रही है तो उसके अंदर पानी नहीं होगा। भाई पानी पवनों में कहाँ से आएगा, समुद्र से आएगा ना। जो समुद्र के आसपास से चल रही है पवनें उनमें पानी होगा, और जो स्थल से चल रही है वो पानी कहाँ से भरेंगी अपने अंदर। तो ये जो व्यापारिक पवनें हैं ये कैसी हैं, ये इनके अंदर पानी की क्षमता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भारत में बारिश होती है। उसका क्या कारण है, आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है। नेक्स्ट है, सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि ये स्थलीय भाग से उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है, ठीक है। इस प्रकार भारत को शुष्क होना चाहिए, शुष्क यानी कि भारत में बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यापारिक पवनों में तो नमी होती ही नहीं है क्योंकि ये स्थल भाग में बहती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप आगे देखिए क्यों, मतलब ऐसा क्यों है कि इन पवनों के बाद भी जो भारत है उसमें बारिश हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें दे रखा है कोरालिसिस बल के बारे में, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इधर, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरालिसिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए ना, मैंने यही चीज आपको यहाँ पर बताई है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है यहाँ खड़ा है, ठीक है, और उस जो हवा है वो उसके दाहिने हाथ की, उत्तरी गोलार्ध में दाहिने हाथ की तरफ चल रही है और दक्षिण गोलार्ध में इस साइड चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है, ठीक है, यानी कि मतलब ये चीज हर जगह देखने को नहीं मिलेगी, भारत जो है वो स्पेशल है इस चीज में। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब होता है। शीत ऋतु यानी कि ठंड में। अब उच्च वायुदाब कहाँ होता है, उच्च वायुदाब होता है हिमालय में। अब देखो उच्च वायुदाब से क्या मतलब है, हिमालय में क्या बन रहा है, उच्च वायुदाब बन रहा है। क्यों बन रहा है भाई उच्च वायुदाब, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, ठीक है, तो गर्म हवाएं चल रही हैं, तो हल्की हवाएं चल रही हैं। हल्की हवाएं होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो अपने अंदर समुद्र का जो पानी है उसको गर्म करके भाप की तरह अपने ऊपर भाप के रूप में उठा के ले जाती हैं और उसकी वजह से बारिश होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर उच्च वायुदाब। क्यों, एक तो हिमालय बहुत ऊंचाई पर है, ठीक है, पहला कारण क्या है, हिमालय की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है। आपको भी बताया थोड़ी देर पहले मैंने कि जो जलवायु है वो उसका इफेक्ट ऊंचाई से भी संबंधित है, ठीक है, मतलब ऊंचाई मैटर करती है कि किस क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी। अब हमारा हिमालय की ऊंचाई है बहुत ज्यादा, तो वहां पर पूरी साल बर्फ की चादर जमी रहती है। अब बर्फ की चादर जमी रहती है तो वहां कैसा होता है, ठंडा होता है, ठीक है, ठंड रहती है। ठंडी हवाएं चलती हैं तो कैसी होती हैं, वो भारी हवाएं होती हैं। ठंडी हवाएं कैसी होती हैं, भारी हवाएं होती हैं, और भारी हवाओं को हम किस श्रेणी में रखते हैं, उच्च वायुदाब में, ठीक है। तो हिमालय में कौन सा दाब बनता है, उच्च वायुदाब। नेक्स्ट देखते हैं हम, इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न वायुदाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। अब क्या होता है, यहाँ से ये उच्च वायुदाब बना सर्दियों में, ठीक है, यहाँ से उच्च वायुदाब बन गया ना, ठंडी हवाएं भारी हवाएं। अब ये किधर की तरफ चलेंगी, ये निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी। हवाएं हमेशा ऐसे ही चलती हैं, उच्च वायुदाब वाली निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, ठीक है, यानी कि ठंडी हवाएं हमेशा गर्म की तरफ चलती हैं। अब यहाँ से सर्दियों की बात हो रही है, सर्दियों में क्या होता है, हिमालय में उच्च वायुदाब बनता है, यानी कि ठंडी पवनें होती हैं और वो इधर की तरफ चलती हैं, वो इधर की तरफ चलती हैं, ठीक है, यानी कि उनकी दिशा कैसी होती है, भूमध्य रेखा की तरफ को होती है, नीचे को तरफ को होती है। नेक्स्ट है इसमें, ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न वायुदाब
का क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब देखिए उत्तर पूर्व इसमें बोला है ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि जो गर्मी की ऋतु होती है उसमें आंतरिक एशिया, ठीक है, आंतरिक एशिया यानी कि जो समुद्र से लगा हुआ नहीं है भाग, बीच वाले भाग को बोला है आंतरिक एशिया, यानी कि ये वाला पूरा एरिया। आंतरिक एशिया में क्या होता है, उच्च वायु दाब, एक मिनट सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। इसके कारण गर्मियों के दिनों में वायु की दिशा कहाँ थी, मैं ही भूल गई पढ़ा, हाँ, आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपरी निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, कैसा उत्पन्न होता है, निम्न वायुदाब का, गर्मियों में, है ना। नेक्स्ट है आपका, इसके कारण गर्मियों के दिन में वायु की जो दिशा है वो पूरी तरह से परिवर्तित होती है। वायु दक्षिण में स्थित, वायु दक्षिण में स्थित, दक्षिण में क्या है, हमारे हिंद महासागर है, इंडियन ओशन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, दक्षिण में हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से। अब देखिए इसमें बोला है कि गर्मियों में क्या होता है कि, अब देखिए गर्मियों में जो हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है 21 जून के आसपास, उसमें क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो किस पर लंबवत होती हैं, कर्क रेखा पर होती हैं, इसलिए जून में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गर्मी होगी तो नीचे ठंड होगी, सूर्य तो एक ही है ना। अब उसने, मान लो ये मेरा हाथ जो है ये सूर्य है, ठीक है, अब ये इधर घूम गया, ठीक है, इधर इसकी किरणें पड़ रही हैं तो नीचे नहीं पड़ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ वाले भाग में तो गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ वाले भाग में क्या पड़ रही है, यहाँ वाले भाग में पड़ रही है ठंड। ठीक है, क्योंकि जो क्रिसमस जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में। ठीक है, और हमारे यहाँ दिसंबर में क्या होता है, हमारे यहाँ दिसंबर में गर्मियां नहीं होती, सर्दियां होती हैं। वो इन रेखाओं की वजह से होती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें उस समय दिसंबर में सीधी किस पर पड़ रही होती है, मकर रेखा पर। ठीक है, जून में किस पर पड़ रही होती है, कर्क रेखा पर। अब यहाँ पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं जून में, तो यहाँ पर कैसा क्षेत्र हो गया, निम्न वायुदाब, यानी कि गर्म हवाएं चल रही हैं, गर्मी पड़ रही है। ठीक है, गर्म निम्न वायुदाब का मतलब होता है गर्म हवाएं या हल्की हवाएं। ठीक है, अब यहाँ कैसा बन गया, यहाँ का जो क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से सूर्य चला गया तो यहाँ बन गया उच्च वायुदाब। अब क्या होता है, यहाँ से कुछ पवनें उठती हैं जो हमारे यहाँ मानसून के रूप में बारिश होती है। ठीक है, जो हमारे यहाँ गर्मियों में बारिश होती है ना, वो इनकी वजह से होती है। अब यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया, यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन गया। अब यहाँ से हिंद महासागर से जितनी भी पवनें उठेंगी, ठीक है, ठंडी पवनें जो अब हिंद महासागर से उठ रही है, तो ये शुष्क तो होंगी नहीं, ये कैसी होंगी, नमी वाली होंगी। ठीक है, जबकि व्यापारिक पवनें जो है वो सर्दियों में शुष्क है ना, वो कैसी हैं, उनमें नमी नहीं है, क्योंकि वो स्थल भाग से उठ रही हैं। अब ये कैसे भाग से उठ रही हैं, ये गर्मियों में उठ रही हैं ठंडे, इससे ठंडे भाग से उठ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम सर्दी पड़ रही है। ठीक है, जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है जून में, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है। अब देखो यहाँ ठंडी पवनें चल रही हैं, किधर की तरफ बढ़ रही है, हमारे भारत की तरफ। ठीक है, यही पवनें जून में कहाँ पहुंचती हैं, हमारे भारत में पहुंचती हैं, यहाँ से जल लेकर, यहाँ से पानी लेकर जाती हैं, और ये हिंद महासागर से जाती हैं और कहाँ बारिश करती हैं, हमारे भारत में। और क्यों होती है, क्योंकि उच्च वायुदाब बनता है नीचे, क्योंकि सूर्य जो है वो, सूर्य का पूरा फोकस किस पे होता है, कर्क रेखा पर, तो मकर रेखा पर क्या होता है, ठंड पड़ती है ना। तो यहाँ का एरिया ठंडा हो गया तो यहाँ उच्च दाब बन गया, वहां का एरिया गर्म हो गया तो वहां निम्न वायुदाब हो गया। अब पवनें कैसे चलती है, मैंने 7th क्लास में भी बताई थी ये चीज आपको। पवनें कैसे चलती हैं, हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, यानी कि जो ठंडी हवाएं हैं वो हमेशा किससे मिलना चाहती हैं, वो गर्म हवाओं से मिलना चाहती हैं। ठीक है, ठंडी हवाएं किससे मिलना चाहती है, गर्म हवाओं से मिलना चाहती हैं, और जब दोनों हवाएं मिलती हैं तो क्या होता है, जोरदार बारिश होती है। ठीक है, और वही हमारे यहाँ मानसून में होता है। नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है वो हम देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न वायुदाब की ओर बहने लगती हैं, इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। इन्हें किसके नाम से जाना जाता है, दक्षिण। ठीक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध से उठ रही हैं तो इनको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये इधर से उठ रही हैं। ठीक है, इधर से ना उठ के किधर से उठ रही हैं, इधर से उठ रही हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोस्ट महासागरों के ऊपर से बहती हैं। अब महासागरों के ऊपर से बह रही हैं तो पानी लेके जाएंगी। ठीक है, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। ठीक है, अब मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपके ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आप मेरा समझाने से छूट गया है या फिर आपकी कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, पूछिए मुझसे, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। और देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आधा घंटे में 15 मिनट में एक एक पार्ट आपको दे दूं, लेकिन मेरे से इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि मुझे डिटेल में घुसने की बहुत गंदी आदत पड़ गई है। मेरे हस्बैंड भी कई बार मेरी वीडियो देखते हैं तो वो बोलते हैं कि इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दिया करो ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए।
पर मेरे से हो ही नहीं पाता है ये। अच्छा, आगे का जो है जितना भी चैप्टर है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में। और जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। बार बार सब्सक्राइब का बटन दबाने की जरूरत नहीं होती, जब पहली बार हम किसी की वीडियो देख रहे होते हैं केवल तब दबाते हैं। सेकंड, आपको वीडियो लाइक करके जानी है, बिना लाइक करे मत जाना, बहुत मेहनत लगी है। बार बार कभी मैं बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, कभी स्क्रीन पे पढ़ा रही हूँ, कभी स्क्रीन पे कोई कुछ नहीं खुल पा रहा है तो फिर बोर्ड पे दोबारा आपको बताया जा रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा सम्मान रखिए मेरे लिए भी, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना, ठीक है। और जो भी फ्रेंड आपके 9th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, यूपीएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।